नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम एक प्रश्न के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि उत्तर प्रदेश पीसीएस एग्जाम में आया था। 1857 के विद्रोह की असफलता के कारणों पर प्रकाश डालिए। भारतीय राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो 29 मार्च 1857 ईस्वी, ये डेट ध्यान रहे, 29 मार्च 1857 ईस्वी को कलकत्ता के बैरकपुर छावनी से शुरू किया गया विद्रोह जुलाई 1858 ईस्वी तक पूर्णतः शांत हो गया। तो मार्च से शुरू हुआ, 29 मार्च 1857 से शुरू हुआ और जुलाई 1858 में पूर्णतः शांत हो गया। और कहाँ से शुरू हुआ? तो कलकत्ता के बैरकपुर छावनी से शुरू हुआ। तो 29 मार्च 1857 ईस्वी को कलकत्ता के बैरकपुर छावनी से शुरू होकर विद्रोह जुलाई 1858 ईस्वी तक पूर्णतः शांत हो गया। अंग्रेजों ने इस विद्रोह का दृढ़तापूर्वक दमन कर दिया। यह विद्रोह सफल न हो सका। यह एक असंगठित तथा सीमित विद्रोह था। तथा समाज के कुछ वर्गों के कुछ लोगों ने ही इस आंदोलन का समर्थन किया। इस विद्रोह की असफलता का एक बड़ा कारण साधनों की कमी भी था। इस विद्रोह के असफलता के पीछे कई कारण थे, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्न हैं। पहला कारण क्या है असफलता का? यह विद्रोह स्थानीय, सीमित तथा असंगठित था, है ना। स्थानीय था, एक छोटे से स्थान पर था, सीमित था और असंगठित था। स्थानीय कैसे था? इसका ज़्यादातर जो विद्रोह हुआ वो बिहार में एक स्थान है जगदीशपुर, वहाँ पे हुआ। यूपी की बात करें तो यूपी के लखनऊ में, बरेली में, झांसी में, यहाँ पे मुख्य रूप से हुआ। फिर दिल्ली में हुआ और एक स्थान है रामगढ़, वहाँ पे हुआ। तो ऐसे कुछ गिने चुने स्थानों पर, जैसे कानपुर है, कानपुर में हुआ। तो गिने चुने स्थानों पर ही हुआ। इसमें जो मेन स्थान है, जैसे कि ले लें हम पंजाब वाला इलाका हो गया, दक्कन वाला इलाका हो गया। दक्कन में जैसे जो नवाबों का क्षेत्र था, है ना, हैदराबाद हो गया। और जो मराठा वाले क्षेत्र थे, तो वो सब बहुत ज़्यादा इसमें सक्रिय नहीं रहे थे। तो यह विद्रोह स्थानीय था, सीमित तथा असंगठित था। बम्बई तथा मद्रास की सेनाएं राजभक्त बनी रहीं। तो बम्बई और मद्रास की सेनाएं जो हैं वो राजभक्त बनी रहीं, अंग्रेज़ों का ही साथ देती रहीं। तो बम्बई तथा मद्रास की सेनाएं राजभक्त बनी रहीं, जबकि सिंध और राजस्थान का शांत रहे। ठीक है, तो सिंध, राजस्थान, बम्बई, मद्रास, पंजाब, ये सब जो है साथ ही नहीं दिए, अंग्रेज़ों के साथ मित्रवत बने रहे, है ना। नेपाल तथा अफगानिस्तान अंग्रेज़ों के साथ मित्रवत बने रहे। अब कौन शांत रहा, कौन राजभक्त बना रहा, कौन मित्रवत बना रहा, इन सब का डेफिनेशन लगभग एक जैसा है। जो राजभक्त बना हुआ है वो जाहिर सी बात है मित्र है, और जो शांत है वो जाहिर सी बात है मित्र है, तभी तो शांत है। तो कुल मिलाकर के 6 नाम ध्यान रखें। एक बम्बई, मद्रास, सिंध, राजस्थान, नेपाल, अफगानिस्तान। फिर से नीचे शुरू करें तो मद्रास, फिर बम्बई, फिर सिंध, राजस्थान, नेपाल, अफगानिस्तान। तो बम्बई, मद्रास, सिंध, राजस्थान, नेपाल, अफगानिस्तान, ये 6 ऐसे जगह रहे जो या तो मित्र बने रहे, राजभक्त बने रहे, शांत रहे, इस प्रकृति के रहे। तो उनका साथ मिल ही नहीं पाया, जबकि उनका जो क्षेत्रफल था और जो शक्ति थी वो भी अच्छी खासी थी। यानी उनका सहयोग मिला होता तो ये जो विद्रोह है, क्रांति है, ये और ज़्यादा सफल हो सकता था। इसमें ज़्यादातर पश्चिमी बिहार, अवध, रोहेलखंड, दिल्ली तथा नर्मदा चंबल के मध्य के प्रदेश के ही सबसे सर्वाधिक प्रभावित हुए। तो कौन कौन से प्रभावित हुए?
पश्चिमी बिहार, वही जगदीशपुर का इलाका कुंवर सिंह का। अवध मीन्स वही अवध जो जहाँ से जीनत मतलब हजरत महल क्रांति की बागडोर संभाली थी। रोहेलखंड दिल्ली नर्मदा चंबल के मध्य के प्रदेश ही सबसे सर्वाधिक प्रभावित हुए। अंग्रेजी साम्राज्य के पास साधन भारतीय विद्रोहियों के साधनों की अपेक्षा बहुत अधिक थे। अंग्रेजों के पास उस समय भारत में कितने 1,12,000 यूरोपीय सैनिक तथा 3,10,000 भारतीय सैनिक की सेना थी। तो इतना कौन आंकड़ा ध्यान रखिएगा, सिंपल सा 1 लाख से ज़्यादा यूरोपीय और 3 लाख से ज़्यादा भारतीय, कुल मिलाकर के 4 लाख सेनाएं थी उस समय। भारतीय सेनाओं की सैनिकों की सेना थी तथा उनके पास अत्याधुनिक हथियार जैसे एनफील्ड राइफलें थीं। तो उनके पास उस समय 4 लाख से ज़्यादा सेनाएं थीं, जिसमें से 1 लाख से ज़्यादा यूरोपीय और 3 लाख से ज़्यादा भारतीय सेनाएं उनके पास उपलब्ध थीं। तो 4 लाख की एक बड़ी सेना थी उनके पास। और जो अत्याधुनिक हथियार हैं जैसे कि एनफील्ड राइफल, ये भी उनके पास थी। वहीं दूसरी तरफ विद्रोही टुकड़ों में बटे हुए थे तथा उनके पास सीमित बंदूकें थीं। ऐसे हालात में वे प्रायः तलवारों और भालों से ही लड़े। तो तलवार दूर से भाला चलाते हुए कोई आएगा, तलवार चलाते हुए आएगा, दूर से गोली मार दे धाए तो मर गया। तो तलवार जब तक पास में है तो उसके पहले ही लुढ़क गया। तो तलवार भाला कहाँ काम करेगा उसमें। और जो बंदूकें थीं वो सीमित थीं, मतलब कम थीं, लिमिटेड थीं। और अगला कारण है विद्युत तार यानी टेलीग्राम के आविष्कार ने, टेलीग्राम या फोन इत्यादि, विद्युत तार के आविष्कार ने अंग्रेजों में सूचनाओं के आदान प्रदान को तीव्र बनाकर उन्हें महत्वपूर्ण रणनीति बनाने में मदद की। तो विद्युत तार, ये जो टेक्नोलॉजी थी, उसके आविष्कार से अंग्रेजों में सूचनाओं के आदान प्रदान को तीव्र बनाकर उन्हें महत्वपूर्ण रणनीति बनाने में मदद की। यानी जो उनका कम्युनिकेशन सिस्टम था वो भी टेली कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन का जो सिस्टम था वो भी अच्छा था, इसके कारण से भी सफल रहे। 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप मुख्यतः सामंतवादी था। क्या था? सामंतवादी था, जिसमें कुछ राष्ट्रवाद के तत्व समाहित थे। अवध और रोहिलखंड के तथा अन्य उत्तरी भारत के सामंतवादी तत्वों ने विद्रोह का नेतृत्व किया, लेकिन दूसरी ओर अन्य सामंतवादी तत्व जैसे कि पटियाला, जींद, ग्वालियर, हैदराबाद, सिंधिया के राजाओं ने इस विद्रोह के दमन करने में अर्थात अंग्रेज़ों की सहायता की। देखिए अंग्रेज़ों की सहायता और किन किन लोगों ने की, तो पटियाला, जींद, ग्वालियर, हैदराबाद, सिंधिया। तो पहले 6 हम देख चुके थे, एक मद्रास, बम्बई, सिंध, राजस्थान, नेपाल, अफ़गानिस्तान। इसके अलावा और जोड़ लें हम पटियाला, जींद, ग्वालियर, हैदराबाद, सिंधिया, ये भी सारे हो गए। तो पटियाला नीचे से देखें तो हैदराबाद, फिर सिंधिया, ग्वालियर, जींद, पटियाला। तो उत्तर से दक्षिण अगर जाएं तो क्या हुआ? पटियाला, जींद, ग्वालियर, हैदराबाद, सिंधिया, इन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया। तो किन किन लोगों ने साथ दिया फिर से देखते हैं। 6 नाम वहाँ थे और 6 नाम यहाँ हैं शायद ना, यहाँ पे 3, 2, 5 नाम ये, तो 6, 5, 11 नाम ध्यान रहे। एक मद्रास, बम्बई, सिंध, राजस्थान, नेपाल, अफ़गानिस्तान, हैदराबाद, सिंधिया, ग्वालियर, जींद और पटियाला। इन लोगों ने अंग्रेज़ों का या तो साथ दिया, या तो शांत रहे, या तो मित्रवत बने रहे, है ना। इस कारण से इसका ज़्यादा विस्तार नहीं हो पाया, बल्कि उल्टा कमज़ोर ही किए इन लोगों ने विद्रोह को, क्रांति को। अगला कारण क्या है? विद्रोह का गठन ठीक नहीं था।
तो गठन ठीक नहीं था। विद्रोह के नेताओं में वीरता की कमी नहीं थी, परंतु अनुभव, संगठन क्षमता तथा मिलकर कार्य करने की शक्ति की कमी थी। विद्रोह समाप्त होने के बाद जितनी भी समितियां या आयोग गठित हुईं, उनमें किसी को भी जांच में विद्रोह के पीछे योजनाबद्ध कार्यक्रम के प्रमाण नहीं मिले हैं। तो योजनाबद्ध कार्यक्रम था ही नहीं, ऐसे ही कुछ भी प्लान करके किसी भी टाइम पर असंगठित रूप से काम करते थे, इसलिए ये ज़्यादा सफल रहा नहीं। स्थानीय स्तर पर था तो अंग्रेज आराम से इसका दमन भी कर लिया करते थे। इस प्रकार यह विद्रोह कई कारणों से असफल रहा, फिर भी इसने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य को मूल से हिला दिया। भारत पर नियंत्रण की विधियां यद्यपि परिपक्व हो चुकी थीं, उनको पुनः स्थापित किया गया और उसके बाद समान रूप से प्रत्येक स्थान पर लगाई गई। प्रतिक्रियावादी तथा निहित स्वार्थों को अच्छी प्रकार से सुरक्षित किया गया। फूट डालो और राज्य करो की नीति का जानबूझकर अनुसरण किया गया और यह अंग्रेजी नियंत्रण का मुख्य आधार बन गई। इस विद्रोह के बाद अंग्रेजों की नीतियों में सर्वाधिक परिवर्तन आया। उनमें से कुछ प्रमुख निम्न हैं। तो क्या परिवर्तन आया इस क्रांति के बाद से? 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश राज मुकुट को सौंप दिया गया। ये बड़ा घटना था। 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश राज मुकुट को सौंप दिया गया। इस घोषणा से ब्रिटिश सरकार ही सीधे भारतीय मामलों के लिए उत्तरदायी हो गई। परंतु यह परिवर्तन केवल नाम परिवर्तन जैसा था। जैसा कि कनिंघम ने कहा था कि यह परिवर्तन औपचारिक था, वास्तविक नहीं। तो कनिंघम ने कहा है ये जो परिवर्तन हुआ था 1858 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश राजमुकुट को सौंप दिया गया, यह परिवर्तन कनिंघम कहते हैं कि यह परिवर्तन औपचारिक था, वास्तविक नहीं था। क्योंकि भारत में वही पहला गवर्नर जनरल वही पहले जैसा सैनिक और असैनिक प्रशासन चलता रहा। ठीक, तो गवर्नर जनरल का नाम चेंज कर दिया, वायसराय रख दिया। इसके अलावा एक भारत सचिव नाम का पद गढ़ा गया, भारत सचिव। और भारत सचिव को सलाह देने के लिए एक 15 सदस्यीय काउंसिल का गठन किया गया। तो 15 सदस्यीय काउंसिल भारत सचिव को सलाह देगी और भारत सचिव वायसराय को सलाह देगा। ये सिस्टम हो गया था। फिर अगला परिवर्तन क्या हुआ? महारानी की घोषणा के अनुसार क्षेत्रों का सीमा विस्तार की नीति समाप्त कर दी गई। ध्यान दें, ये एक बार प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा था कि क्या ये परिवर्तन हुआ था 1858 के महारानी के घोषणा पत्र से। तो महारानी की घोषणा के अनुसार क्षेत्रों का सीमा विस्तार जो है, यानी कि साम्राज्यवादी नीति समाप्त कर दी गई और स्थानीय राजाओं के अधिकार, गौरव तथा सम्मान को अपने समान ही संरक्षण का विश्वास दिलाया गया। 1858 की घोषणा के द्वारा 1861 ईस्वी में भारतीय जनपद सेवा अधिनियम बनाया गया, जिसके अनुसार अब प्रत्येक वर्ष लंदन में एक प्रतियोगिता आयोजित होगी तथा उसके लिए सभी वर्गों के नागरिक पात्र होंगे। ये परिवर्तन ध्यान रहे। 1858 की घोषणा के द्वारा 1861 में भारतीय जनपद सेवा अधिनियम बनाया गया। भारतीय जनपद सेवा अधिनियम 1861 बनाया गया, जिसके अनुसार अब प्रत्येक वर्ष
लंदन में एक प्रतियोगिता आयोजित होगी तथा उसके लिए सभी वर्गों के नागरिक पात्र होंगे। तो ये बड़ा परिवर्तन था। तो परिवर्तन में फिर से अगर हम हल्का हल्का ध्यान करें तो एक तो ये भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश राजमुकुट के हाथ में आ गया था। लेकिन कनिंघम कहते हैं कि ये औपचारिक मात्र था, वास्तविक नहीं था ये, क्योंकि गवर्नर जनरल, सैनिक का सैनिक प्रशासन सब वैसे वैसे चलता रहा था। फिर क्षेत्रों का विस्तार की नीति को त्याग दिया गया। स्थानीय राजाओं के अधिकार, गौरव, सम्मान को वापस करने की बात की गई। और 1861 के भारतीय जनपद सेवा अधिनियम के द्वारा जो कंपटीशन होता है सिविल सर्वेंट का, वो लंदन में होगा और कोई भी उसमें आ सकता है, कंपटीशन में भाग ले सकता है। अगला परिवर्तन, इस विद्रोह के लिए मुख्यतः भारतीय सैनिक जिम्मेदार थे, इसलिए इसका पूर्णतया पुनर्गठन किया गया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या में वृद्धि की गई तथा भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर दी गई। सेना और तोपखाने में ऊंचे पद केवल यूरोपियों के लिए ही आरक्षित कर दिए गए। तो सेना से संबंधित परिवर्तन ये हुआ कि तो जो अनुपात पहले 4 लाख में 4 लाख की सेना थी, उसमें से 1 लाख भारतीय थे, 3 लाख मतलब 1 लाख यूरोपीय थे और 3 लाख भारतीय थे। अभी इसका अनुपात थोड़ा सा चेंज किया गया, यूरोपियों की संख्या को बढ़ाया गया और भारतीयों की संख्या को कम किया गया। इसके अलावा जो सेना के ऊंचे पद हैं, तोपखाने में ऊंचे पद हैं, उसको यूरोपियों के लिए आरक्षित कर दिया गया था। फिर एक तो था वो भारतीय जनपद सेवा अधिनियम 1861 के द्वारा ओपन कंपटीशन की बात की गई। फिर एक है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, वो अधिनियम था भारतीय जनपद सेवा अधिनियम 1861, और यह भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में वायसराय की कार्यकारिणी में स्थानीय लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया। ठीक है, अब निष्कर्ष के रूप में क्या लिखा हुआ है, 1857 के विद्रोह ने एक युग का अंत कर दिया और एक नवीन युग के बीज बोए। प्रादेशिक विस्तार के स्थान पर आर्थिक शोषण का युग आरंभ हुआ। अंग्रेजों के लिए सामंतवादी युग का भय हमेशा के लिए समाप्त हो गया और अंग्रेजी साम्राज्य के लिए नई चुनौती उस प्रगतिशील भारत में ही आई जो 19वीं शताब्दी के उदारवादी अंग्रेजी और जॉन स्टुअर्ट मिल के दर्शन पर चला था। ये रहा। अब एक और प्रश्न है 1857 की क्रांति से संबंधित, उसको हम याद करते हैं। यह स्पष्ट कीजिए कि 1857 का विप्लव किस प्रकार औपनिवेशिक भारत के प्रति ब्रिटिश नीतियों के विकास क्रम में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मोड़ है। 1857 का विप्लव किस प्रकार औपनिवेशिक भारत के प्रति ब्रिटिश नीतियों के विकास क्रम, है ना, ब्रिटिश नीतियों का जो विकास क्रम होता रहा था पिछले 100 सालों में, जो उनकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक जो नीतियां थीं, उन सभी प्रकार की नीतियों में 1857 की क्रांति ने किस प्रकार से परिवर्तन कर दिया। यानी दरअसल जो पिछला प्रश्न है इसका जो आधा आंसर है वही इसका पूरा आंसर है, लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं इसको। 1857 के विप्लव ने ब्रिटिश सत्ता को गहरा झटका दिया तथा उन्हें समाप्ति के कगार पर पहुंचा दिया, किंतु अंग्रेज प्रारंभिक पराजय के बाद विजयी हुए, है ना, पहले पराजय उनको मिला प्रारंभ में। इस विद्रोह के बाद ब्रिटिश हुकूमत अपनी नीतियों का मूल्यांकन करने तथा नई नीतियों का निर्माण करने को विवश हो गए। 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में अधिनियम पारित किया गया, भारत सरकार अधिनियम, जिसमें भारत का प्रशासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया तथा भारत के प्रशासन के लिए भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट का पद सृजित किया गया। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। तो यह है पहला चेंज, जो प्रशासनिक चेंज है। महारानी ने अपने
घोषणा पत्र में दत्तक पुत्र लेने के अधिकार, है ना, दत्तक पुत्र लेने के अधिकार को बहाल कर दिया। साथ ही ब्रिटिश सरकार ने यह फैसला किया कि वो भारत के धार्मिक अधिकारों और रूढ़ियों पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे और न ही कोई सुधारवादी कानून बनाएंगे। तो ये सामाजिक संबंध में हो गया। तो पहला प्रशासनिक, फिर सामाजिक में क्या, ये कोई जो सामाजिक रूढ़ियां हैं, परंपराएं हैं, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, कोई सुधारवादी कदम नहीं उठाएंगे। भारतीय देशी राजाओं से संबंध को सुधारने का प्रयास तेज किया जाने लगा, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को इस बात का एहसास हो गया था कि भारत में लंबे समय तक पकड़ बनाए रखने के लिए इनकी मदद आवश्यक है। ब्रिटिश सरकार ने सेना का पुनर्गठन किया तथा भारतीय यूरोपीय सैनिकों के अनुपात को अपने अनुकूल बनाया। पहले 4 लाख सैनिक थे, जिसमें से 1 लाख थे यूरोपीय, 3 लाख थे, 3 लाख से ज़्यादा थे भारतीय। बाद में क्या किया गया, यूरोपीय सैनिकों की संख्या को बढ़ाया गया और भारतीय सैनिकों की संख्या को कम किया गया। साथ ही जो तोपखाने के ऊंचे पद हैं उसमें खाली यूरोपीय अधिकारी ही नियुक्त हों, इस बात का आरक्षण कर दिया गया। तो ब्रिटिश सरकार ने सेना का पुनर्गठन किया तथा भारतीय यूरोपीय सैनिकों के अनुपात को अपने अनुकूल बनाया। साथ ही एक नए सिद्धांत को लागू किया, फूट डालो और शासन करो। इसके तहत सेना में लड़ाकू और गैर लड़ाकू सैनिकों, है ना, सेना में लड़ाकू और गैर लड़ाकू के रूप में सेना को विभाजित किया गया। इस नीति का पालन समाज के हर तबके में अंग्रेजों द्वारा किया जाने लगा। ब्रिटिश सरकार ने यह फैसला कर लिया था कि किसी भी कीमत पर राष्ट्रवाद पनपने ना पाए, ताकि वे अपने उद्देश्यों को आसानी से पूरा कर सकें। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजी व्यवस्था ने अपने हितों के अनुकूल एक नया दृष्टिकोण स्थापित किया। शोषण के साथ साथ अब ब्रिटिश भारत के प्रशासन में कहीं न कहीं उत्तरदायित्व का समावेश आरंभ हुआ, जिसमें राज्यहीनता की स्थिति समाप्त हुई। परंतु ब्रिटिश हुकूमत का उद्देश्य सदैव स्पष्ट बना रहा कि किसी भी कीमत पर ब्रिटिश को लाभ पहुंचाने की कीमत भारत चुकाए। तो ये रहा इस वीडियो का प्रश्न का डिस्कशन। पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।